हेलो एवरीवन, दिस इज शशि मैम फ्रॉम मैक्सॉफ्ट। होपफुली कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये आगे हमारा थर्ड वीडियो होने वाला है। इससे पहले इंट्रोडक्शन का वीडियो मैंने दे दिया है और जो एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर है इसका एक वीडियो जा चुका है। उन दोनों वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिस पर आप क्लिक करके डायरेक्ट उन वीडियो को देख सकते हैं। और मैं आपको कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को देखने से पहले आप उन दोनों वीडियो को ज़रूर देख लें, अदरवाइज़ आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि हम कहाँ से क्या पढ़ रहे हैं। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये वाला जो डायग्राम है ये पूरा का पूरा देखा हुआ था, पढ़ा हुआ था कि कब ये इवोल्यूशन, कब कौन कौन सी डिवाइसेस और किस ईयर में आई और किस जो साइंटिस्ट हैं उनने डेवलप किया इनको। और इसके आगे ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए लाइन बाय लाइन हमारा है जो टॉपिक चल रहा है, लाइन बाय स्टडी करेंगे, लाइन बाय लाइन। तो हम इसको लाइन बाय लाइन रीड करते जाएंगे और उसको अंडरस्टैंड करते जाएंगे। जहाँ पे भी आपको दिक्कत होती है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर इज शोन इन फिगर 1.5। ये हो गया फिगर 1.5। ठीक है, ये फिगर 1.5 है और इसमें दिखाया जा रहा है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। इसको जो बोलते हैं, जो आईपीओ आर्किटेक्चर जिसको बोला जाता है, तो ये है आपका वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला यहाँ पे ये इसको कहते हैं इनपुट। हमने कोई भी लिया, ठीक, तो वो कहाँ जाएगा, आपका सीपीयू में जाएगा, सीपीयू से मेमोरी में जाएगा। अगर मेमोरी में सीपीयू को ज़रूरत है तो यहाँ पे आना जाना होगा। ठीक है ना, सीपीयू से मेमोरी में, मेमोरी से सीपीयू में, एंड देन क्या होगा, आउटपुट होगा। ठीक है, आ गया समझ में। इनपुट कोई भी डेटा का इनपुट होगा, देन उसके बाद सीपीयू में प्रोसेस होगा और इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी मैं हाइलाइटर ले लेती हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो है वो आउटपुट आ जाएगा। ठीक, तो ये वाला जो आर्किटेक्चर है उसको बोला जाता है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, क्योंकि उन्होंने इसको डेवलप किया। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू फॉर प्रोसेसिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस, अ मेमोरी टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन चैनल टू सेंड, रिसीव एंड आउटपुट डेटा। सिंपल सी बात है कि जो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ये अर्थमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करता है डेटा को प्रोसेस करने के लिए, और फिर प्रोसेस करने के बाद उसको मेमोरी में स्टोर कर देता है। इनपुट और आउटपुट जो डिवाइसेस हैं वो डेटा को रिसीव और सेंड करने के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेंड और रिसीव होती हैं, ये डेटा को यूज़ करती है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये किसका फुल फॉर्म है, ENIAC का फुल फॉर्म है। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट जो है ना वो फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो ENIAC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और अगर प्रीवियस वीडियो आपने देखा है तो आपको पता होगा कि ENIAC कब डेवलप हुआ, किसने डेवलप किया, आप ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इज द फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बेस्ड ऑन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये पहला कंप्यूटर है जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग बनाया गया, जिसमें बाइनरी लैंग्वेज का यूज़ हुआ। बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, 0 और 1। ठीक है, जो 0 और 1 लैंग्वेज होती है वो क्या कहलाती है, आपकी बाइनरी लैंग्वेज कहलाती है। और पूरे कंप्यूटर में जो हम ABCD लिखेंगे, 1 2 3 लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे तो वो कन्वर्ट होकर के 0101 कोड में ही जाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग द 1970 लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अलाउड इंटीग्रेशन ऑफ कंप्लीट CPU ऑन अ सिंगल चिप, है ना, 1970 में। अच्छा, नीचे ये डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 1970 में। तो जो पहला प्रोसेसर है 404, ध्यान रखिएगा 404 किसके थ्रू बनाया गया था, इंटेल माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है, और ये IBM के थ्रू बनाया गया था। ये IBM ने इंट्रोड्यूस किया था। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और ये पहली कंपनी है जिसने प्रोसेसर्स को बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए LSI का फुल फॉर्म होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अलाउड इंटीग्रेशन ऑफ कंप्लीट CPU ऑन अ सिंगल चिप। ठीक है, मतलब पूरा जो इतना बड़ा सा CPU होता है उसको छोटी सी चिप में इंटीग्रेट कर दिया गया था, किसके थ्रू, ये लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एक मेथड है। ठीक है, जिसको बोला गया प्रोसेसर। ठीक है, ये जो छोटी सी चिप है ना, जब इसको हम लगा देते हैं तो ये क्या कहलाया, प्रोसेसर। मूरेस लॉ, मूरे बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, इसको ध्यान रखिएगा। मूरे जो है वो साइंटिस्ट है। मूरे लॉज प्रिडिकेट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन द
predicted growth in the number of transistor that could be assembled in a single microchip, ठीक है ना। और जो मूरे है ना उन्होंने पहले ही बोल दिया, इन्होंने क्या बोला कि एक सिंगल चिप में जैसे जैसे हम सिंगल चिप का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांजिस्टर का जो ग्रोथ है ना वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। वो बहुत सारे ट्रांजिस्टर को हम एक सिंगल चिप में यूज़ कर सकते हैं, ठीक। इन 1980 अब आपको ये पता होगा कि ट्रांजिस्टर अगर यूज़ होते हैं मेमोरी में तो वो मेमोरी बहुत फास्ट हो जाती है, एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट हो जाता है और कंप्यूटर बहुत फास्ट होते हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर क्योंकि ट्रांजिस्टर से जो होता है ना डायरेक्ट डेटा इनपुट डेटा इन मेमोरी, मतलब अगर थर्ड कोई बीच में मीडिएटर है, ठीक है ना, तो मीडिएटर की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट मेमोरी से एक्सेस हो जाता है वो, है ना। ट्रांजिस्टर से बीच में कोई मीडिएटर पार्ट नहीं होता है। In 1980, the processing power of computer increased exponentially by integrating around 3 million components on a small size chip termed as very large scale integration। अच्छा, यहाँ पे जो LSI है ना तो उसमें तो हम नंबर ऑफ बहुत सारा ढेर सारा डेटा सिंगल चिप में आ गया, ठीक है ना, बहुत सारे पार्ट आ गए। इसके बाद 1980 में जो है ना VLSI डेवलप हुआ। VLSI क्या, उसमें और ज़्यादा अराउंड 3 मिलियन कंपोनेंट्स एक छोटी सी चिप के अंदर उन्होंने बनाया, उसके अंदर इंटीग्रेट कर दिया, मतलब LSI से बहुत ज़्यादा और डेटा जो है VLSI में स्टोर होने लगा। फर्दर एडवांसमेंट in technology has made infeasible to fabricate a high density of transistors and other component, approx 106 component on a single IC called super large scale integration। कहने का मतलब ये है कि LSI में थोड़ा डेटा है, VLSI में बहुत ज़्यादा डेटा है, और ये जो SLSI है ना सुपर लार्ज स्केल, इसका मतलब ये है कि इसमें और ज़्यादा डेटा है, ठीक है ना, और ज़्यादा कंपोनेंट है जो छोटी सी चिप में इंटीग्रेट कर दिए गए हैं। कहने का मतलब है कि वर्जन इसका बहुत ज़्यादा आ गया है ना। पहले वर्जन में थोड़ा कम फैसिलिटी थी, दूसरे वर्जन में ज़्यादा फैसिलिटी थी, और सबसे लास्ट वाले वर्जन में और ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। एज सॉन इन फिगर 6, ये देखिए 1.6 जो फिगर दिया हुआ है उसमें इसी को बताया गया है कि कैसे ये संख्या बढ़ रही थी, नंबर बढ़ रहे थे, और कैसे कैसे ये ग्रोथ है बढ़ी, कैसे कैसे ट्रांजिस्टर इंक्रीज हुए। तो इसमें पहले आप देख लीजिए 1940 में बिल्कुल जीरो, क्योंकि 1947 के अराउंड तो ये कंप्यूटर वगैरह डेवलपमेंट ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। अगर आप इसका जनरेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे तो 1950 में बहुत ही स्लो था, 1960 में एवरेज था, 1970 में जो पहला ये माइक्रो प्रोसेसर है डेवलप हुआ 404 इंटेल माइक्रो प्रोसेसर कहलाया, ठीक है ना। इसका जो ट्रांजिस्टर है, ये जो येलो वाला दिख रहा है ना, ये ट्रांजिस्टर है, कैसे कैसे ये इन्वेंट हुए, ठीक है ना। और यहाँ पे ट्रांजिस्टर की ग्रोथ दिखाई जा रही है, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर पर इंटीग्रेटेड सर्किट दिख रहा है, तो इधर इन ट्रांजिस्टर की ग्रोथ बढ़ रही है जैसे जैसे चिप इंक्रीज हो रहे हैं इधर, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1970 में देखिए, 1980 में देखिए जस्ट डबल हो रहा है, ठीक है ना, 8086 हो गया डायरेक्ट। फिर इसके बाद 1920 में जस्ट इसका डबल हो गया, फिर इसके बाद 2000 में डबल डबल डबल, फिर पेंटियम आने लगा, इसका एक्सटेंड वर्जन, पेंटियम सेकेंड आया, पेंटियम थर्ड आया, पेंटियम 4 आया, और अभी की जनरेशन में जो है ना ये 2010-2020 में कोर i7 एंड कोर 2 ड्यू, ये वाले जो है बहुत सबसे अच्छे हाईएस्ट प्रोसेसर इस समय चल रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक बताया गया है, ये पूरा जितना भी कोड यहाँ पे लिखा गया है उसको डायग्राम के थ्रू यहाँ पे समझाया गया है कि कैसे यहाँ पे ट्रांजिस्टर की ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, कैसे यहाँ पे प्रोसेसर्स जो है डेवलप हो रहे हैं, उनके एक्सटेंड वर्जन आ रहे हैं, और कैसे ये जितने ज़्यादा प्रोसेसर अच्छे वाले आएंगे उतना ज़्यादा जो पीसी है, कंप्यूटर है, वो शॉर्ट होता जाएगा, छोटा हो जाता होगा, एकदम मिनी होते जाएंगे ये, ठीक है। IBM introduced its first personal computer PC for the home user in 1981, ठीक है, 1981। ये देखो 1980 में देखो पहला प्रोसेसर 1970 में आया, देन 1980 में दूसरा प्रोसेसर आया, यहाँ पे 8086 ये वाला आया। तो जब ही सेकेंड प्रोसेसर उन्होंने सोचा कि नहीं अब तो हम प्रोसेसर बनाने लगे हैं, और जो कंपोनेंट्स है वो बहुत छोटी छोटी चिप में हम ढेर सारे कंपोनेंट इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो कंप्यूटर का साइज़ कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले तो CPU ही बहुत बड़े बड़े होते थे, तो इस वजह से बहुत बड़ा हमको इक्विपमेंट रखना पड़ता था। तो अभी CPU का साइज़ जो है छोटा हो गया, क्योंकि वो एक चिप बेस्ड हो गया, तो उससे क्या हुआ, PC का जो साइज़ है ना वो छोटा हो गया। तो पहला पर्सनल कंप्यूटर यानी घरों में यूज़ करने वाला कंप्यूटर कब आया, 1981 में, ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। एंड एप्पल इंट्रोड्यूस मैकेंटोश, इसी टाइम पे जो एप्पल कंपनी है उसने मैकेंटोश को इंट्रोड्यूस किया, मैकेंटोश सभी जानते हैं, इन 1984 में,
ठीक है। तो सबसे पहला जो 1981 में पहला पीसी आया जो IBM ने दिया। IBM क्या है, सबसे पहली हार्डवेयर कंपनी है जिसने हार्डवेयर्स को बनाया था, हार्डवेयर्स डेवलप किए थे, प्रोसेसर्स बनाए थे, है ना। द पॉपुलरिटी ऑफ द PC सर्च बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड अदर्स इन प्लेस ऑफ कंप्यूटर विद ओनली कमांड लाइन इंटरफेस। तो जो हमारी IBM है ना, उसने सबसे पहले PC क्यों पॉपुलर हुआ, क्योंकि इसमें माइक्रोसॉफ्ट था। माइक्रोसॉफ्ट जो PC है वो GUI बेस्ड, सॉरी PC नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक ना। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये जो है GUI बेस्ड है। GUI बेस्ड मतलब ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंटेशन होगा, इमेजेस के थ्रू रिप्रेजेंटेशन होगा। इमेज को देख करके आप क्लिक करके फटाफट अपने काम कर सकते हैं। जबकि दूसरे जो जितने भी जो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो सभी कमांड लाइन थे। यहाँ 2 वर्ड ध्यान रखिएगा, कमांड लाइन, ठीक है, इंटरफेस थे। कमांड लाइन इंटरफेस का मतलब है कि अगर मैं लिख रही हूँ सेव, तो सेव के लिए मैंने एक बॉक्स बना दिया और बॉक्स को जाके आप क्लिक कर दोगे तो फाइल आपकी सेव हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कमांड लाइन में हम क्या करते हैं, कमांड लिखते हैं, SAVE सेव। ऐसे ओपन के लिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा, OPEN ओपन। लेकिन GUI बेस्ड में क्या होता है, ओपन के लिए हम ऐसा कुछ दिखेगा, उसमें हम जाकर क्लिक कर देंगे, ओपन हो जाएगा। कट करना है तो कट के लिए कैंची वाला है ना, सीजर वाला साइन दिखेगा, उस पर जाके क्लिक कर देंगे और कट हो जाएगा हमारा कोई भी टेक्स्ट। लेकिन कमांड लाइन में क्या करना होता है, कमांड लाइन में आपको कमांड लिखने होंगे, CUT कट, है ना। कॉपी के लिए COPY कॉपी, आपको याद रखना पड़ेगा। जितना भी काम करना है उसके लिए एक पर्टिकुलर कमांड को याद रखना पड़ेगा। जबकि GUI में आपको ऐसा नहीं, आप स्क्रीन पे देख देख करके फटाफट अपने सारे काम कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट था। लेकिन अभी भी बहुत सारे कमांड लाइन इंटरफेस है, जैसे यूनिक्स हो गया, DOS हो गया, है ना, तो ये अभी भी यूज़ हो रहे हैं। उस टाइम पे भी ये यूज़ होते थे, बट एज कंपेरिजन GUI माइक्रोसॉफ्ट ये थोड़ा कम हो चुके हैं। Around 1990s, the growth of World Wide Web further accelerate mass uses of computer. Thereafter, computer have become an indispensable part of everyday life. अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ कि जब इंटरनेट का यूज़ होने लगा ना, तो वर्ल्ड वाइड वेब का, तो फिर यहाँ पे कंप्यूटर जो है ना अचानक से बहुत ज़्यादा इनका यूज़ बढ़ने लगा। एक्सीलरेट हो गया का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि कंप्यूटर का यूज़ अचानक से बढ़ गया। क्यों? क्योंकि इनकी साइज़ भी कम हो गया था, नेट तो यूज़ होने ही लगा था, नेट ऑल वर्ल्ड में ये सारा कुछ फैला हुआ था, तो पूरी दुनिया के लोग यूज़ करने लगे थे। तो ये अब हमारी एवरीडे लाइफ का पार्ट हो गया था कि कंप्यूटर यूज़ करना है, नेट यूज़ करना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो डिवाइस हमारे पास होनी चाहिए। तो लोगों में ना इसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो इनका नंबर भी इंक्रीज़ हुआ बहुत ज़्यादा। फर्दर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ लैपटॉप्स, इसके बाद ही जो है ना, क्योंकि रिक्वायरमेंट बड़ी लोगों की, तो फिर और छोटी छोटी डिवाइसेस बनाने के बारे में कंपनी सोचने लगी कि नहीं इतना बड़ा क्यों रखेंगे, और छोटा करें और छोटा करें। तो इस तरह से लैपटॉप्स बने। पर्सनल कंप्यूटिंग वॉज मेड पोर्टेबल टू ग्रेट एक्सटेंट। जब लैपटॉप आया तो क्या हुआ कि उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने लगे, ये पोर्टेबल हो गया है ना, कि इसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते थे। साथ में CPU बड़ा सा डिवाइस हमको साथ में ले जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो लैपटॉप ज़्यादा परचेज होने लगे, ठीक है। कहाँ पे थे, दिस वाज फॉलोड बाय द स्मार्टफोन्स। इसके बाद ही स्मार्टफोन्स आए, फिर टैबलेट आए एंड अदर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, जो भी डिवाइसेस है इसके बाद आने लगी, ठीक। क्योंकि लोगों को लगने लगा कि नहीं पोर्टेबल ठीक है, हम अपने साथ में लेके जाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे, हमको बहुत बड़ी बड़ी डिवाइसेस कैरी करने की ज़रूरत नहीं है कैलकुलेशन करने के लिए या फिर कोई भी हार्डवर्क करने के लिए। पहले टैबलेट वगैरह तो काम करने के लिए ही यूज़ है, क्योंकि कॉल्स के लिए तो छोटे से डिवाइस में भी कॉल हो जाता था, लेकिन टैबलेट वगैरह क्यों यूज़ होने लगे, क्योंकि कॉल के साथ में हम उसमें अपने वर्क भी परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या फाइल सेंड करना, कुछ भी, है ना। दीज डिवाइसेस हैव एक सेकेंड हमने लाइनें छोड़ दी शायद, है ना, कोई बात नहीं। दीज डिवाइसेस हैव लेवरेज्ड मिनिएचर्स, फास्टर मेमोरी, हाई स्पीड प्रोसेसर, डेटा एंड कनेक्टिविटी मशीन। मतलब ये जितनी भी मशीनें थी, टैबलेट थे और डिजिटल असिस्टेंट थे और ये जितने भी स्मार्टफोन्स थे, स्मार्ट वॉचेस थी, है ना, तो इनका सबका मतलब मिनिएचराइजेशन का मतलब जितना छोटा से छोटा हो सकता है इनको छोटा करने की कोशिश करी
जा रही है। जैसे आप देखोगे कि अभी डिजिटल वॉच आ गई है, डिजिटल वॉचेस हैं तो उसमें क्या हम सारा कुछ यूज़ करते हैं, जैसे व्हाट्सअप वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं, कॉल भी उसमें कर रहे हैं, है ना। तो सारा काम हमारा हैंड में ही है, हमको फ़ोन भी अलग से कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो इतना छोटा होता है कि हम बाकी चीज़ें उसमें नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर हमको एक बड़ी डिवाइस या टैबलेट या फिर फ़ोन की तो ज़रूरत पड़ती है, तो उसको साथ में हम कैरी करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे काम हमारे उसमें से हो जाते हैं। ठीक है, गाने वगैरह सुनना है वो भी उसमें हो जाएगा। द नेक्स्ट वेव ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस इंक्लूड द वेरेबल गैजेट। ठीक है, ये सारा कुछ तो आ ही रहा है, सच एज स्मार्ट वॉचेस, लेंसेज, हैंड बैंड्स, हेडफोन्स etc. फर्दर स्मार्ट अप्लायंस आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग। IoT मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बाय लेवरेजिंग ऑफ द पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। अच्छा, IoT जो है ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को कवर करता है, AI को कवर करता है। कहने का मतलब ये है कि वो हमको बार बार इंस्ट्रक्शन ना देने पड़े, हमने एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिया तो वो फीडअप रहे और दोबारा वो खुद से उसको कर ले, है ना। AI का मतलब क्या हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का मतलब क्या हुआ कि जो डिवाइसेस हैं, जो गैजेट हैं, वो खुद से काम करना सीखें, है ना। हमको बार बार इंस्ट्रक्शन नहीं देना पड़े, बार बार कोई चीज़ हमको सर्च नहीं करनी पड़े, है ना, तो वो चीज़ें वो अपने आप आ जाए। तो ये हो गया हमारा कौन सा वाला पार्ट, ये हो गया हमारा कौन सा पढ़ा था हमने, ये दो वीडियो में आया है, ये इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, एक फर्स्ट और इसका सेकंड पार्ट, 2 पार्ट में ये वाली वीडियो बनी हुई है, तो इसको आप ज़रूर वॉच कर लें। जहाँ भी कोई लाइन समझ ना आई हो या किसी में कोई दिक्कत हो या प्रोसेसर्स में या फिर ये लार्ज स्केल वगैरह में कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, तो उसको मैं अलग से वीडियो बना करके फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो है कंप्यूटर मेमोरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेमोरी के बिना तो कंप्यूटर कुछ भी नहीं है ना। जैसे हम मेमोरी के बिना तो हम भी कुछ नहीं है। तो ठीक है, इसको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।